हेलो एवरीवन, सीजीपीएससी एबीसीडी में फिर से आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम फिर से छत्तीसगढ़ के आधुनिक इतिहास का जो हम सीरीज चला रहे हैं 1885 से लेकर 1947 तक के होने वाले महत्वपूर्ण घटनाओं का, उसी क्रम में ये वीडियो नंबर 5 होगा, जिसके अंदर हम 1923 से लेके 1930 तक होने वाली जितने भी महत्वपूर्ण घटनाएं हैं, विशेष करके इसके अलावा तो एक्स्ट्रा है ही, बट विशेष करके जंगल सत्याग्रह, काकीनाडा अधिवेशन या फिर अछूतोद्धार कार्यक्रम, इन तीनों से प्रश्न तो पूछे ही जाते हैं। इसके अलावा कई सारे ऐसे इवेंट्स हैं जहां से बीच बीच में क्वेश्चन जो है आप सभी से पूछे जाते हैं। तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर इससे पहले के 4 वीडियोज़ अगर आपने नहीं देखा है तो आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जाके उन सारे वीडियोज़ को भी आप देखिएगा, क्योंकि एक सीक्वेंस में अगर आप पढ़ते आएंगे ना तो आपके अंदर एक स्टोरी डेवलप हो जाएगा जो कि याद रखने में बहुत मदद करेगा। अगर आप सीजीपीएससी प्री या मेंस या फिर सीजी व्यापम द्वारा आयोजित किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हो तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। और चलिए, हाँ, हमारे जो सीजीपीएससी एबीसीडी का जो टेलीग्राम चैनल है आप उसको भी जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। हम वहाँ पे वीडियो का पीडीएफ दे देते हैं, नोटिफिकेशन मिल जाता है, और किसी भी तरह का अगर डाउट होता है तो हम सभी मिलकर वहाँ पे शॉर्ट आउट करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो का। और सबसे पहले आज के इस वीडियो में हम देखेंगे जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण में से एक है, वो है झंडा सत्याग्रह, जो कि 1923 के अंदर हुआ था। हम जानेंगे कि झंडा सत्याग्रह क्यों शुरू हुआ था, इसका छत्तीसगढ़ में क्या प्रभाव देखने को मिला था, और कौन कौन से नेताओं ने इसमें बढ़ चढ़कर शामिल या फिर भाग लिए थे। ठीक है, तो यार सबसे पहले शुरू करते हैं। देखिए, पहली बात क्या है, कांग्रेस का एक नया तिरंगा झंडा तैयार बन के हुआ था। ठीक है, कांग्रेस का एक नया झंडा तैयार हुआ था जिसमें चरखा था। ठीक है, एक चरखा युक्त झंडे को तैयार किया गया कांग्रेस के अधिकारियों के द्वारा, और उसी को राष्ट्रीय आंदोलन के प्रतीक के चिन्ह के रूप में भी अपनाया गया। ठीक है, अब उसी झंडे को पूरे समूचे भारत में या फिर कह लीजिए संपूर्ण भारत में उसका प्रचार प्रसार किया गया कि हम इसी चरखे युक्त झंडे को हम अपना चिन्ह के रूप में, प्रतीक चिन्ह के रूप में अपनाएंगे, और इसी के माध्यम से हम सारे तरह के जो भी आंदोलन करते हैं, सत्याग्रह करते हैं, उसमें शामिल करेंगे। ठीक है, ये इसका कारण था। तो झंडा सत्याग्रह का सबसे प्रथम चरण जो देखने को मिलता है वो जबलपुर टाउन हॉल में, याद रखिएगा, जबलपुर जो कि वर्तमान मध्य प्रदेश के अंदर है, उसके टाउन हॉल में इसका प्रथम चरण देखने को मिलता है। डेट जरूर याद रखिएगा, 11 मार्च 1923। ठीक है, बात है 11 मार्च 1923 को जबलपुर के टाउन हॉल में। अब जो जबलपुर का जो टाउन हॉल है, वहाँ का जो नगर पालिका भवन है, उस नगर पालिका भवन पर तिरंगा झंडा फहराया गया जो कि चरखे युक्त था, जिसके कारण जो वहाँ का डिप्टी कमिश्नर था उस झंडे को उतारने का आदेश देता है। ठीक है, इस डेट को जरूर याद रखिएगा, उसी दिन की मैं कहानी बता रहा हूँ, डेट बता रहा हूँ, 11 मार्च 1923। उस दिन जबलपुर का जो नगर पालिका भवन था वहाँ पे चरखे युक्त तिरंगे झंडे को फहराया गया, लेकिन वहाँ के उस समय का जो डिप्टी कमिश्नर था उसने आदेश दिया कि इस झंडे को जल्दी से जल्दी उतारो, लेकिन जो कांग्रेस के सदस्य थे इस झंडे को उतारने से बिल्कुल मना कर दिए, जिसके कारण जो अधिकारी था, जो अंग्रेज ब्रिटिश अधिकारी था या फिर जो डिप्टी कमिश्नर था, उस झंडे को उतरवाता है और उसको पैर से कुचल देता है। बस यही कारण होता है कि पूरे देश भर में झंडा सत्याग्रह का एक लहर दौड़ आता है, और तरह तरह हर एक जगहों पर इसका अंग्रेजों का या फिर ब्रिटिशर जो थे उस सबका विरोध होने लगा। तो शुरुआत वहीं से होता है। तो प्रथम चरण जबलपुर टाउन हॉल, 11 मार्च 1923, ये आप विशेष रूप से जरूर याद रखिएगा। इसके बाद जो झंडा सत्याग्रह है, इसका द्वितीय चरण जो है बिलासपुर में देखने को मिलता है, 31 मार्च 1923। तो ये वाला एक बार पूछा भी जा चुका है, ये डेट जरूर याद रखिएगा। 31 मार्च 1923 को बिलासपुर के अंदर एक सम्मेलन चल रहा था, प्रांतीय राजपूत सम्मेलन। यहाँ पे मैं लिखता हूँ, प्रांतीय राजपूत सम्मेलन। ठीक है, प्रांतीय राजपूत सम्मेलन था, 31 मार्च 1923 का डेट याद रखिएगा, बिलासपुर के टाउन हॉल में, और वहीं पे झंडा फहराया गया था। ठीक है, अच्छा, ये भी एक बार पूछा जा चुका है कि छत्तीसगढ़ के अंदर सबसे पहला झंडा सत्याग्रह का प्रारंभ कहाँ से हुआ, तो याद रखिएगा बिलासपुर के अंदर से ही, बिलासपुर से ही छत्तीसगढ़ में झंडा सत्याग्रह का आरंभ हुआ था 31 मार्च 1923 को। ठीक है, तो कैसे यहाँ शुरुआत हुआ, तो प्रांतीय राजपूत सम्मेलन हुआ था, वहीं पर इस चरखे युक्त झंडे को फहराया गया था। इसके बाद जो नागपुर का झंडा सत्याग्रह है वो भी महत्वपूर्ण हो जाता है, इस डेट को जरूर याद रखिएगा। नागपुर झंडा सत्याग्रह ये है 13 अप्रैल 1923 का डेट आपको याद रखना है। यहाँ पे जो झंडा नागपुर के अंदर जो झंडा सत्याग्रह का आयोजन किया गया था, यहाँ पे अध्यक्ष कौन थे, आपको नाम याद रखना है, जमनालाल बजाज। ठीक है, यहाँ पे अध्यक्ष कौन थे, तो जमनालाल बजाज जो है अध्यक्ष थे।
अब झंडा सत्याग्रह का एक बृहद रूप से प्रारंभ कहाँ से अगर पूछेगा तो नागपुर के अंदर से ही 13 अप्रैल 1923 से। ठीक है, तो याद जरूर रखिएगा, जमनालाल बजाज की अध्यक्षता में नागपुर झंडा सत्याग्रह 13 अप्रैल 1923 को हुआ। तो पूरा देशव्यापी में, देश भर में एक बृहद रूप से नागपुर से ही झंडा सत्याग्रह का प्रारंभ हुआ था। इस डेट को आपको जरूर याद रखिएगा। उसके बाद धीरे धीरे पूरे देश भर में फैल गया और छत्तीसगढ़ के अंदर बिलासपुर, रायपुर, दुर्ग तथा कई अन्य स्थानों पर भी इसका प्रभाव देखने को मिलता है। छत्तीसगढ़ में अगर आएंगे तो कई स्थानों पर इसका प्रभाव देखने को मिलता है और कई सारे नेताओं ने बढ़ चढ़ के भाग लिया। धमतरी के अंदर जाएंगे तो इसका नेतृत्व जो है पंडित सुंदरलाल शर्मा जी के द्वारा किया गया। ठीक है, जिसमें शामिल सदस्यों में जो मेन थे, श्यामलाल सोम थे, परदेसी राम ध्रुव थे, विशंबर पटेल, पंचम सिंह नेताम, शोभाराम, गोवर्धन सिंह और तथा कई अन्य सदस्य थे। विशेष रूप से इनका जरूर याद रखिएगा। अब इसी समय इसी झंडा सत्याग्रह के अंदर गिरफ्तार भी कई लोगों को किया गया था, जिसमें से ये 3 नाम जरूर याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जा चुका है। अवध राम गोंड, कल्याण सिंह और कन्हैया लाल ताम्रकार, इन तीनों का नाम आप जरूर याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। झंडा सत्याग्रह को अब फाइनली इसका स्थगन कब किया जाता है, तो ये डेट को भी आपको याद रखना है कि जो झंडा सत्याग्रह का जबलपुर से प्रारंभ हुआ था वो जाके 18 अगस्त 1923 को समाप्त होता है। विट्ठल भाई पटेल और जो अंग्रेज अधिकारी फ्रॉक्सलाई था, उन दोनों के बीच में एक समझौता होता है और उसके बाद झंडा सत्याग्रह का स्थगन किया जाता है 18 अगस्त 1923 को। ठीक है, तो आप ये डेट को भी विशेष रूप से जरूर याद रखिएगा। ठीक है, अब यहाँ से प्रश्न जो है पूछा जाता है तो याद रखिएगा। अब आगे हम देखते हैं काकीनाडा अधिवेशन, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है क्योंकि यहाँ से प्रश्न जो है कई बार आप सभी को देखने को मिलेगा। अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लगाए होंगे तो आपको इस टॉपिक का इंपॉर्टेंस अच्छे से पता चलेगा। देखिए, कांग्रेस का काकीनाडा अधिवेशन 1923 में हुआ था। ठीक है, अब देखिए हुआ कब था, तो ये अधिवेशन दिसंबर 1923 में आयोजित हुआ था और इस अधिवेशन का अध्यक्षता किया गया था मौलाना मोहम्मद अली जी के द्वारा। ठीक है, अब ये काकीनाडा जो जगह है कहाँ मिलेगा, ये आपको आंध्र प्रदेश के अंदर मिलेगा। ठीक है, ये आंध्र प्रदेश के अंदर है काकीनाडा। वहीं पर इस अधिवेशन को आयोजित किया गया था 1923 में दिसंबर में, जिसकी अध्यक्षता मौलाना मोहम्मद अली के द्वारा किया गया था। अब क्या था कि छत्तीसगढ़ के धमतरी से लेकर काकीनाडा तक जाने के लिए कई सारे जो उस समय के नेता थे वो तैयार हुए। ठीक है, कई सारे, जिसमें से 25 लोगों का, ये 25 लोग थे जो जाने को तैयार होते हैं और पैदल ही जाने को तैयार होते हैं। ठीक है ना, धमतरी से लेके काकीनाडा तक पैदल यात्रा करते हैं वो, और उस पूरे यात्रा का नेतृत्व किसके द्वारा किया जाता है, तो नारायण राव मेधावाले के द्वारा। तो इस नाम को भी जरूर याद रखिएगा। पंडित सुंदरलाल शर्मा जी के द्वारा नेतृत्व नहीं किया जाता है, कई बार से ऑप्शन में देता है और मार देते हैं, बट याद रखिएगा नेतृत्व किया गया था इस पूरे यात्रा के लिए नारायण राव मेधावाले के साथ के द्वारा। ठीक है, लेकिन उनके सहयोगी के रूप में पंडित सुंदरलाल शर्मा थे, रामजी लाल सोनी थे, गिरधारी लाल तिवारी थे, श्यामलाल गुप्त थे और श्यामलाल सोम थे। तो इन नामों को भी आपको याद रखना है। ठीक है, अब ये लोग जो है धमतरी से होते हुए और बस्तर के रास्ते से होते हुए पैदल चलकर काकीनाडा अधिवेशन में भाग नहीं लेने के लिए आंध्र प्रदेश तक पहुंच जाते हैं। ठीक है, अब पैदल यात्रा का मुख्य उद्देश्य ये भी था कि केवल आप रायपुर के क्षेत्र जो था उसी में आपको प्रचार प्रसार नहीं करना है राष्ट्रीयता का, आपको अन्य जगहों पर भी करना है। तो पैदल जाने का मुख्य उद्देश्य ये भी था कि उस रास्ते में जो बस्तर वाला क्षेत्र पड़ेगा उसमें भी राष्ट्रीय चेतना को जागृत किया जा सके। साथ ही साथ इस अधिवेशन में अस्पृश्यता निवारण को भी प्रोत्साहन मिला। जो काकीनाडा अधिवेशन है इसका ये भी उद्देश्य था कि जो अस्पृश्यता निवारण को भी प्रोत्साहन मिला। हाँ, यहाँ से जो ये यात्रा के लिए जो टीम निकली, आप याद रखिएगा धमतरी में एक सार्वजनिक सभा का आयोजन किया गया। ठीक है, एक सार्वजनिक सभा का आयोजन भी किया गया, कहाँ, धमतरी के अंदर। और इस सार्वजनिक सभा में ही 2 नाम याद रखिएगा, नत्थू जी जगताप और छोटेलाल श्रीवास्तव, बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव, बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव। इन दोनों ने इस दल को पूरा माला अर्पण करके, माला पहनाकर, तिलक लगाकर उनका उत्साहवर्धन किया और इन सभी को विदा किया जाता है। तो ये दोनों जो है उनका स्वागत करने वाले थे। तो उम्मीद है आपको ये काकीनाडा अधिवेशन समझ में आया होगा। छोटा सा टॉपिक है लेकिन इन फैक्ट्स को आप जरूर याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अब 1924 के अंदर घटित होने वाली कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं को याद रखने की कोशिश करते हैं। जैसे 1924 में कुछ महत्वपूर्ण घटना में से एक था रायपुर कचहरी परिसर में जॉर्ज पंचम की मूर्ति पर कालिख पोत देना।
ठीक है, ये इवेंट जो है कभी कभी पूछ लिया जाता है, तो आपसे पूछ लिया जाता है कि किसके द्वारा, ठीक है, किसके द्वारा ये किया गया था। तो दुर्ग का एक व्यक्ति था जिनका नाम था शेख मुंतजी मुद्दीन। ये कहाँ के थे? दुर्ग के थे। और इन्होंने ही रायपुर के कचहरी जो प्रांगण था उसमें जो जॉर्ज पंचम की जो मूर्ति थी उस पर कालिक पोत दिए थे। तो इस नाम को भी आप याद रखिएगा। इसके बाद उसी 1924 में ही क्या हुआ था, धमतरी में हिंदू मुस्लिम जो लोग थे उनके बीच में विवाद हो जाता है। विवाद होता किस लिए है, तो बहुत छोटा सा कारण होता है। जैसे कि धमतरी में एक जो मस्जिद था, उस मस्जिद के सामने जो हिंदू लोग थे वो बाजा बजाने का कार्यक्रम करने लगे, जिसके बीच में इन दोनों गुटों में क्या हो गया, एक विवाद की स्थिति पैदा हो गई। अब बाद में लेकिन पंडित सुंदरलाल शर्मा जी के द्वारा क्या किया जाता है, उसको समझौता करा दिया जाता है। ठीक है, 1924 में याद रखिएगा एक चरखा संघ की स्थापना किया जाता है गजाधर साव के द्वारा। ठीक है, ये भी याद रखिए, किसके द्वारा? गजाधर साव के द्वारा चरखा संघ की स्थापना किया जाता है। कहाँ? तो ये भी याद रखिएगा, मुंगेली के अंदर। ठीक है, मुंगेली के अंदर इस चरखा संघ का स्थापना किया जाता है। और एक हाँ इंपॉर्टेंट याद रखिएगा जरूर, बेलगांव अधिवेशन 1924। ये एकमात्र ऐसा अधिवेशन था जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी जी के द्वारा किया गया था 1924 का बेलगांव अधिवेशन के अंदर ही। जिस अधिवेशन में छत्तीसगढ़ के कई सदस्यों ने भाग लिया, जिसमें पंडित सुंदरलाल शर्मा, महंत लक्ष्मी नारायण दास, नथुजी जगताप इत्यादि कई नेताओं ने जरूर इसमें भाग लिया था। इसके बाद अगला जो टॉपिक इंपॉर्टेंट होने वाला है, याद रखिएगा, अछूतोद्धार कार्यक्रम 1925। ये वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट में से एक टॉपिक है, याद रखिएगा, अछूतोद्धार कार्यक्रम 1925। देखिए, अछूतोद्धार कार्यक्रम की अगर बात छत्तीसगढ़ के अंदर होगा तो जरूर याद रखिएगा पंडित सुंदरलाल शर्मा का नाम सबसे टॉप में आएगा। ठीक है, तो अछूतोद्धार कार्यक्रम का सबसे मेन जो प्रेरणादायक थे वो कौन थे? पंडित सुंदरलाल शर्मा। और जितने भी तरह का इस तरह का कार्यक्रम होगा उसका नेतृत्व भी पंडित सुंदरलाल शर्मा जी के द्वारा ही किया जाता है। ऐसा नहीं कि 1925 से ही केवल अछूतोद्धार कार्यक्रम कर रहे थे या फिर छुआछूत का निवारण का उपाय कर रहे थे, भेदभाव को दूर करने की कोशिश कर रहे थे, नहीं, कई पहले से भी कर रहे थे। जैसे 1918 की घटना आप देखेंगे तो उन्होंने जनेऊ कार्यक्रम उन्होंने किया था। ठीक है, जनेऊ कार्यक्रम, ठीक है, कब? 1918 के अंदर ही पंडित सुंदरलाल शर्मा जी के द्वारा मुंगेली के अंदर इस जनेऊ कार्यक्रम को प्रारंभ कराया गया था, जिसमें छबीराम चौबे, ठाकुर प्यारे लाल, घनश्याम सिंह गुप्त, कई सारे लोगों ने भी उनका समर्थन किया था। हाँ, और इसी जो जनेऊ कार्यक्रम 1918 का था, इस घटना को आई थिंक मैं पहले करा चुका हूँ, जिसमें छबीराम चौबे ने अस्पृश्यता के निवारण के लिए या फिर अस्पृश्यता के विरोध में 21 दिनों का उपवास भी किया था। तो इस इवेंट को भी आपको याद रखना चाहिए। उसके अलावा कई सारे आश्रम का भी स्थापना किया गया था पंडित सुंदरलाल शर्मा का। जैसे इसी अछूतोद्धार कार्यक्रम में अगर देखा जाए तो उन्होंने एक सतनामी आश्रम का स्थापना किया था। ठीक है, सतनामी आश्रम का भी एक स्थापना कराया गया था पंडित सुंदरलाल शर्मा जी के द्वारा ही। ठीक है, याद रखिएगा। अच्छा, और क्या याद रखना है, तो इसमें नेतृत्व तो पंडित सुंदरलाल शर्मा जी के द्वारा किया गया। इस अछूतोद्धार कार्यक्रम का शुरुआत कब हुआ था, यह दिनांक को जरूर याद रखिएगा, 23 नवंबर 1925 को। ठीक है, जिसमें सहयोगी कौन थे? घनश्याम सिंह गुप्त, ठाकुर प्यारे लाल, वामन राव लाखे, नारायण राव मेधावाले, ये उनके सहयोगी थे। अब इसी समय उन्होंने सतनामी आश्रम का स्थापना किया रायपुर के अंदर, जो कि मैंने बताया। ठीक है, अब क्या था याद रखिएगा, जैसे कि पंडित सुंदरलाल शर्मा ने किया क्या कि ये चाहते थे, अछूतोद्धार कार्यक्रम शुरुआत कैसे किया गया, इस दिन को 23 नवंबर 1925 का डेट याद रखिएगा। सुंदरलाल शर्मा ने क्या किया कि अछूतोद्धार के उद्देश्य से मंदिरों में प्रवेश का एक योजना रखा। ठीक है, क्या किया उन्होंने? मंदिर प्रवेश योजना तैयार किया कि मतलब समाज के ऐसे लोग जिनको मंदिर के अंदर प्रवेश करना वर्जित था, उन सभी को भी मंदिर में प्रवेश कराया जाए। इसलिए उन्होंने एक मंदिर प्रवेश योजना तैयार किया। इसके लिए उन्होंने क्या किया, राजिम में एक राजीव लोचन मंदिर है, आपने सुना होगा। ठीक है, राजिम का राजीव लोचन मंदिर, उन्होंने सोचा कि इस राजीव लोचन मंदिर में ही उनको प्रवेश कराया जाए। लेकिन हुआ क्या कि जो कट्टर सनातनी हिंदू थे और जो उस समय के पुलिस थे, बंदूकधारी पुलिस, उन सभी ने इनका राजीव लोचन मंदिर में प्रवेश से विरोध किया ताकि किसी भी तरह का वहां पे दंगा ना हो जाए। ठीक है, जिसके कारण जो पंडित सुंदरलाल शर्मा ने इस राजीव लोचन मंदिर के बजाय वहीं पर एक राम मंदिर है, ठीक है, याद रखिएगा, वहीं पे क्या है, एक राम मंदिर है, उस राम मंदिर में प्रवेश उनको कराया गया। ठीक है, राम मंदिर के अंदर उन सभियों को प्रवेश कराया गया जिनको पंडित सुंदरलाल शर्मा चाहते थे।
अब इसी क्रम में, क्योंकि ये बहुत पहले से ही पंडित सुंदरलाल शर्मा जो अछूतोद्धार का कार्यक्रम कर रहे थे, इसीलिए जब महात्मा गांधी, ठीक है, जब महात्मा गांधी जी का द्वितीय आगमन होता है छत्तीसगढ़ के अंदर सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय 1930 के बाद जब उनका छत्तीसगढ़ में आगमन होता है, तो इसी दौरान जो महात्मा गांधी है पंडित सुंदरलाल शर्मा जी को, पंडित सुंदर लाल शर्मा जी को अपना गुरु कह के संबोधित करते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, मतलब महात्मा गांधी ने सुंदरलाल शर्मा जी को अपना गुरु जो है इस क्षेत्र में माना है कि ये तो मेरे से भी पहले से अछूतोद्धार कार्यक्रम का ये योजना को चला रहे हैं। ठीक है, उम्मीद है आपको ये स्टोरी समझ में आया होगा कि किस तरह से ये अछूतोद्धार कार्यक्रम हुआ। ये कुछ विशेष रूप से आप ये भी याद रख सकते हैं कि 8 नवंबर 1925 को बेलगाम अधिवेशन में हम सभी को पता है कि पंडित सुंदरलाल शर्मा गए थे, तो वहां से, क्योंकि बेलगाम अधिवेशन जो था ना, उसका मुख्य उद्देश्य ही क्या था, खादी का प्रचार करना, हिंदू मुस्लिम का एकता बनाना और अछूतोद्धार कार्यक्रम करना। तो जब बेलगाम अधिवेशन से पंडित सुंदरलाल शर्मा वापस आते हैं तो राजिम के अंदर राजिम अछूतोद्धार हिंदू महासभा का गठन करते हैं। कब? 8 नवंबर 1925 को। ठीक है, याद रखिएगा, एक महासभा का आयोजन किया जाता है। नाम क्या है? राजिम अछूतोद्धार हिंदू महासभा। इसका आयोजन किसके द्वारा? पंडित सुंदरलाल शर्मा जी के द्वारा 8 नवंबर 1925 को किया जाता है। एक चीज और याद रख सकते हैं कि अखिल भारतीय हिंदू महासभा जो था, जो कि 1926 में हुआ था, उसकी अध्यक्षता छत्तीसगढ़ के जो बाल कृष्ण शिव राम मुंजे थे उनके द्वारा अध्यक्षता की गई थी। तो ये पूरा फैक्ट जो है आप सभी को याद रखना चाहिए। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आने वाला है कि स्वतंत्र दल की स्थापना। ठीक है, ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब स्वतंत्र दल था क्या? मैंने पहले बताया था कि 1923 के अंदर, ठीक है, 1923 के अंदर CR दास मतलब चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू, ML नेहरू, मोतीलाल नेहरू, इन दोनों के द्वारा कांग्रेस से हटके एक स्वराज पार्टी का गठन किया गया था। ठीक है, 1923 के अंदर स्वराज पार्टी का गठन किया गया था। किसके द्वारा? तो चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू जी के द्वारा। अब होता यह है कि 1925 में, हाँ, तो 1925 में क्या होता है, जब CR दास, चित्तरंजन दास जी की मृत्यु हो जाती है, मृत्यु के पश्चात जो छत्तीसगढ़ में जो स्वराज पार्टी था, स्वराज दल था, उसमें फूट पड़ जाता है, जिसके कारण जो स्वराज पार्टी था वो बिखर जाता है। अब होता यह है कि 1925 के अंदर ही ई राघवेंद्र राव ने, मतलब ई कह लीजिए कि ई राघवेंद्र राव जी की अध्यक्षता में एक अलग पार्टी का, स्वराज पार्टी से हट के इन्होंने एक अलग पार्टी का निर्माण किया जिसका नाम था स्वतंत्र दल। ठीक है, कब? तो 1925 के अंदर। स्वराज पार्टी कब? 1923 में गठित हुआ था और स्वतंत्र दल 1925 में ई राघवेंद्र राव की अध्यक्षता में गठित किया गया था, जिसके अन्य सदस्यों में पंडित रविशंकर शुक्ल और ठाकुर छेदीलाल थे। ठीक है, याद रखिएगा। अब क्या हुआ, जैसे कि स्वराज पार्टी का भी मुख्य उद्देश्य क्या था कि ये अलग एक चुनाव के माध्यम से जो परिषद था उसके अंदर प्रशासन में प्रवेश कर सके। ठीक है, उसी तरह जो स्वतंत्र दल था, इनका भी मुख्य उद्देश्य वही था, अलग नहीं था, बस पार्टी अलग था, उद्देश्य सेम ही था। तो जब इन्होंने अलग पार्टी बनाया तो ये भी अपना चुनाव लड़े। चुनाव में जब 1926 का चुनाव हुआ तो स्वतंत्र दल के कई सारे सदस्य जो हैं विजित हुए, जिसमें से ई राघवेंद्र राव और बैरिस्टर छेदीलाल, इन दोनों नामों को आप विशेष रूप से याद रखिएगा। इसके बाद जब मध्य प्रांत सरकार का गठन हुआ 1926 के अंदर ही, तो ई राघवेंद्र राव जो है उनको शिक्षा मंत्री जो है बनाया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। वापस से ई राघवेंद्र राव जी को फिर से अपना क्या बोलते हैं परिषद या फिर मंत्रिमंडल बनाने के लिए आमंत्रित किया जाता है, जिसमें से जो ई राघवेंद्र थे वो मध्य प्रांत के मुख्यमंत्री भी बनते हैं और शिक्षा मंत्री, दोनों के रूप में उनको फिर से पद ग्रहण करते हैं और स्थानीय शासन मंत्री के रूप में रामराव देशमुख होते हैं। ठीक है, रामराव देशमुख। ठीक है, 1927 की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, 1927 में दोबारा से जब इनका मंत्रिमंडल बनता है तो ई राघवेंद्र राव जो कि केवल शिक्षा मंत्री थे, 1927 में वो शिक्षा मंत्री के साथ साथ मुख्यमंत्री भी बनते हैं और रामराव देशमुख जो है उस समय स्थानीय शासन मंत्री बनते हैं, स्थानीय प्रशासन मंत्री।
ठीक है, स्थानीय प्रशासन। उम्मीद है आप सभी को ये सब जो स्टोरी है एक बार माइंड में डेवलप हो रहा होगा, क्योंकि अब जब बुक पढ़ेंगे कोई सारा तो स्टोरी दिया नहीं, केवल वन लाइनर लिखा है। तो जब मैं बोल रहा हूँ तो आप इसको स्टोरी टाइप से थोड़ा बहुत सुन के माइंड में रखिए, ताकि लंबे समय तक आप सभी को याद रह सके। फिर बाद में क्या होता है कि ये जो सरकार बनता है, इसको अल्पमत मिलने के कारण ये सरकार गिर जाती है, और फिर जो स्वतंत्र दल होता है पुनः से कांग्रेस में शामिल हो जाता है। ठीक है, तो ये घटना भी आप सभी को एक बार याद होना चाहिए। तो चलिए आगे हम अगला टॉपिक देखते हैं, जो कि है रायपुर जिला परिषद संघर्ष। रायपुर जिला परिषद संघर्ष 1927 से लेकर 1937। ठीक है, तो ये घटना भी आप सभी को याद रखना चाहिए। यहाँ से 3-4 प्रश्न जो है कई बार से पूछा जा चुका है। देखिए, ये जो रायपुर जिला परिषद था, ठीक है, स्टोरी समझिएगा। रायपुर जिला परिषद था, इसका 1927 से लेकर 1930 तक मुख्य रूप से अध्यक्ष जो है पंडित रविशंकर शुक्ल थे। बाद में थोड़े समय के लिए कुछ और लोग आते हैं, लेकिन आप सभी को याद रखिएगा अध्यक्ष के रूप में पंडित रविशंकर शुक्ल जी का नाम जरूर याद रखिएगा। अब जो ये रायपुर जिला परिषद था, इसके अध्यक्ष तो पंडित रविशंकर शुक्ल थे। तो ये परिषद और जो शुक्ल जी जो थे, उनके ऊपर जो ब्रिटिशर्स थे, जो अंग्रेज अधिकारी थे, क्या आरोप लगाते थे कि ये जो रायपुर जिला परिषद है, ग्रामीण क्षेत्र में जितने भी शिक्षक कार्यरत होते हैं उन सभी को शासन के विरोध में, मतलब कह लीजिए कि अंग्रेजों के विरोध में कार्य करने के लिए लगा देते हैं। फिर कहते हैं कि ये जो जितने भी शिक्षक हैं, ग्रामीण क्षेत्रों के जो शिक्षक हैं, उनको धरना पर बैठाते हैं ये परिषद वाले, या फिर कह लीजिए कि आंदोलन में भाग लेने के लिए प्रेरित करते हैं, या फिर कह लीजिए कि ये जो परिषद है, या फिर कह लीजिए पंडित रविशंकर शुक्ल हैं, इन सभी शिक्षकों को प्रेरित करते हैं, या फिर इनके द्वारा जितने भी स्कूल संचालित होता है सभी में झंडा वंदन या फिर झंडा फहराया जाता है अंग्रेजों के विरुद्ध में। ऐसा क्रियाकलापों में इन सभी को लिप्त किया जाता है, ऐसा इनके ऊपर आरोप लगता था। इन्हीं आरोपों के कारण, इनसे चिढ़ने के कारण कह सकते हैं कि जिला परिषद को भंग कर दिया जाता है। तो पहली बार इस जिला परिषद को 26 अप्रैल 1930 को भंग कर दिया जाता है। ठीक है, याद रखिए क्या बोल रहा हूं कि पहली बार इसको भंग कब किया गया था? 26 अप्रैल 1930 को ब्रिटिश अधिकारी जो थे, या फिर जो ब्रिटिश थे, उन्होंने इस काउंसिल को भंग कर दिया, और भंग कराने के बाद बोला कि भाई पुनः इसके लिए चुनाव कराया जाए। ठीक है, पुनः चुनाव कराया जाए। और जो पंडित रविशंकर शुक्ल थे उनको जेल में भी डाल दिया गया था, और वो पंडित रविशंकर शुक्ल जेल से ही चुनाव लड़े और अध्यक्ष पद पर पुनः जो है विजय हो जाते हैं। ठीक है, पंडित रविशंकर शुक्ल, याद रखिएगा, जेल से ही चुनाव लड़ते हैं यहाँ पे जो चुनाव होता है, और फिर से वहां पे अध्यक्ष पद के लिए उन्हीं को चुना जाता है। लेकिन होता यह है कि दूसरी बार फिर से 11 नवंबर 1930 को फिर से इसको भंग कर दिया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा, जो ये रायपुर जिला परिषद है उसको फिर से भंग कब किया गया? 11 नवंबर 1930 को। पहली बार ये, और बाद में 11 नवंबर 1930 को भंग कर दिया जाता है। ठीक है, कई सारे सोर्स से ये पता चलता है, लेकिन जो व्यापम है ना, एक बार डेट अलग लिया है, 12 जून 1930 का डेट लिया था। ठीक है, कई सारे सोर्स से 11 नवंबर 1930 पता चलता है, लेकिन जो व्यापम है एक के द्वारा, आयोग के द्वारा एक बार 12 जून 1930 का डेट को लिया गया है रायपुर जिला परिषद को भंग करने के लिए। ठीक है, तो जो भी ऑप्शन में रहेगा उस हिसाब से आप देख लीजिएगा। ठीक है, याद रखिएगा। एक चीज और याद रखिएगा ना, क्या पूछा जाता है कि जो काउंसिल जो था, ये जो रायपुर जिला परिषद था, उसमें जो निरीक्षक का पद था, ठीक है, निरीक्षक की पदों की जो नियुक्ति होता था, इन सभी का निरीक्षक की जगह इन सभी पदों का नाम बदल के क्या रख दिए थे? व्यायाम शिक्षक। ठीक है, व्यायाम शिक्षक किस लिए? तो अंग्रेजों का विरोध करने के लिए व्यायाम शिक्षक। इसमें से सबसे प्रमुख व्यायाम शिक्षक में नाम याद रखिएगा, खूबचंद बघेल। खूबचंद बघेल। ठीक है, उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा ये घटना। फिर क्या होता है, बाद में रायपुर जिला परिषद जो था, एक्चुअली में 1900, अब यहाँ पे एक चीज समझ में आएगा, हमने 1927 से 1930 तक तो हमने ये सारा चीज देखा। 1930 से लेके 1934 तक, 1930 से लेके 1934 तक ये जो रायपुर जिला परिषद था वो भंग ही था, स्थगित ही यह परिषद रहा था। लेकिन बाद में मजबूरन 8 मार्च 1934 को वापस से इस जिला परिषद का जो कमान था पंडित रविशंकर शुक्ल जी के हाथों में सौंप दिया जाता है। ठीक है, फिर बाद में 1935 में जो रायपुर जिला परिषद था उसके द्वारा एक मासिक पत्रिका का संपादन किया जाता है जिसका नाम है उत्थान। कब? 1935 के अंदर। ठीक है, डेट भी जरूर याद रखिए, 1935 के अंदर। उम्मीद है ये रायपुर जिला परिषद का जो संघर्ष है ये आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अब छोटा छोटा 1-2 और पॉइंट देख लीजिए, जैसे कि एक यूथ लीग का गठन किया गया था। ठीक है, क्योंकि यहाँ से भी एक आध बार प्रश्न जो है वन लाइनर की तरह पूछ लिया जाता है।
वन लाइनर की अगर मैंने बात किया तो मैं आप सभी को बता दूं कि हमारे चैनल में 100 वन लाइनर का भी सीरीज चला रहे हैं, जिसमें अलग अलग टॉपिक से, अलग अलग चैप्टर से आपके लिए 100 वन लाइनर क्वेश्चन तैयार किया जा रहा है, ताकि आप फटाफट अपना रिवीजन कर सके, अपने पढ़ाई को रिवीजन कर सके। उसके लिए भी एक प्लेलिस्ट बना हुआ, आप उसको भी जरूर देखिएगा। यूथ लीग का गठन कब किया गया था? 1928 के अंदर, रायपुर के अंदर ही इसका गठन किया गया था। क्यों? तो जो राष्ट्रीय आंदोलन में युवकों की भी सहभागिता होना चाहिए, उससे सुनिश्चित करने के लिए यूथ लीग का गठन 1928 में रायपुर के अंदर किया गया था, जिसका नेतृत्व ठाकुर प्यारेलाल सिंह, मौलाना अब्दुल रऊफ और यति यतन लाल जैन जी के द्वारा किया गया था। ठीक है, याद रखिएगा। अब हम सभी को पता है साइमन कमीशन के बारे में, हम सभी को पता है कि साइमन कमीशन भारत कब आया था, पहले इस पॉइंट को याद रखिएगा, इसके बाद ये नेक्स्ट जो पॉइंट हम उसमें चलेंगे। साइमन कमीशन जो है भारत कब आया था, तो डेट याद रखिएगा, 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन जो है भारत आया था। इस साइमन कमीशन को व्हाइट कमीशन के भी नाम से जाना जाता है। साइमन कमीशन के बारे में मैं यहाँ पे डीप नहीं बताऊंगा, इंडिया वाला पोर्शन जब मैं कभी पढ़ाऊंगा तब वहां पे अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। अब जब साइमन कमीशन भारत आया तो छत्तीसगढ़ के अंदर भी इसका बढ़ चढ़ के विरोध किया गया। कुछ सदस्यों ने, कुछ ऐसे नेता थे जो साइमन कमीशन का सपोर्ट कर रहे थे, समर्थन कर रहे थे, कुछ ऐसे भी थे जिन्होंने विरोध करना ही उचित समझा। ठीक है, तो मध्य प्रांत का जो विधान परिषद था उसमें विरोध के लिए, साइमन कमीशन के विरोध के लिए एक प्रस्ताव रखा गया। ठीक है, इस प्रस्ताव को रखा किसने था, तो ब्रिजलाल नारायणी के द्वारा रखा गया था। ठीक है, अब इस परिषद के अंदर ही कुछ ऐसे सदस्य थे जो कि समर्थन कर रहे थे इस साइमन कमीशन का, जिसमें नाम याद रखिए घनश्याम सिंह गुप्त और महंत लक्ष्मी नारायण दास। ठीक है, इन दोनों ने साइमन कमीशन का समर्थन किया। वहीं पे विरोध करने वाले सदस्यों में ठाकुर छेदीलाल और ठाकुर प्यारेलाल, इन दोनों का नाम जरूर याद रखिएगा। ठीक है, तो हमने देखा साइमन कमीशन का विरोध कौन कौन किया था। अब इस वीडियो के अंदर हमने टोटल कई सारे पॉइंट्स के बारे में हमने पढ़ा, जिसमें मुख्य रूप से 1923 से लेके 1930 तक की जो भी महत्वपूर्ण घटनाएं हैं छत्तीसगढ़ के अंदर आज़ादी के दौरान होने वाला, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट थे, हमने डिस्कशन किया। ठीक है, आगे के वीडियो में हम 1930 के जो सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत होती है उसके आगे की घटनाओं को हम देखेंगे। ठीक है, तो अगर चैनल में पहली बार आए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी कर लें, दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कर सकते हैं। और कई सारे हमारे चैनल में प्लेलिस्ट बने हुए हैं, जैसे 500 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू का भी एक प्लेलिस्ट बना हुआ, उसको भी देखिएगा। वन लाइनर का भी मैंने बना के रखा, उसको भी देखिएगा। ये जो सीरीज चला रहा हूँ वो भी देखिएगा। और हाँ, जो सीजी इकोनॉमिक सर्वे का मैं 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तैयार किया हूँ, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, आप उस वीडियो को भी जरूर जाके देखिएगा। ठीक है, तो अभी इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में। आप अच्छे से तैयारी करते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।